श्रुतिपीडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारी आधुनिक भारतीय इतिहास यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है जी। ये श्रृंखला खास तौर पर यूपीएससी, राज्य पीएससी, एसएससी, रेलवे और दूसरी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए है। बिल्कुल। और आज हम इतिहास के एक ऐसे कह सकते हैं निर्णायक मोड़ पर बात करेंगे जिसने ये तय किया कि आगे चलकर भारत पर कौन सी यूरोपीय ताकत हावी होगी। हाँ, आज बात होगी कर्नाटक युद्धों की, कर्नाटिक वॉर्स की। ये सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं थीं, ये वो घटनाएं थीं जिन्होंने असल में भारत में ब्रिटिश राज की नींव डाल दी। सही कहा। आज हम कोशिश करेंगे कि इन युद्धों के कारण, मुख्य घटनाएं और उनका महत्व मतलब सिग्निफिकेंस सब कुछ आसान हिंदी में समझें। हम जरूरी अंग्रेजी टर्म्स भी इस्तेमाल करेंगे ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को भी दिक्कत न हो। और ध्यान हमारा रहेगा परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। जो हमें नोट्स मिले हैं, चर्चा उसी पर आधारित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वो समय था जब दिल्ली में मुगल सल्तनत कमजोर हो रही थी और दक्षिण भारत में छोटी छोटी रियासतें उभर रही थीं। साथ ही दो बड़ी यूरोपीय कंपनियां थीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और इनमें सिर्फ व्यापार की होड़ नहीं थी, अब ये राजनीतिक और सैन्य ताकत बनने की कोशिश में थी। बिल्कुल। और इस पूरी खींचतान का जो मैदान बना वो था दक्षिण भारत का तटीय इलाका, कर्नाटक क्षेत्र जिसे कहते हैं, कर्नाटक रीजन। हाँ, तकनीकी रूप से तो वो हैदराबाद राज्य का ही हिस्सा था, पर असल लड़ाई यहीं शुरू हुई, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। यहीं पर वो 3 युद्ध हुए 1746 से 1763 के बीच, 3 कर्नाटिक वॉर्स। तो पहले युद्ध से शुरू करें, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर 1746 से 48। हाँ, और मजे की बात यह है कि इस पहली लड़ाई की जड़ें भारत में थी ही नहीं। भारत में नहीं तो कहाँ? यूरोप में, हजारों मील दूर। 1740 में यूरोप में एक बड़ा युद्ध छिड़ा था, ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। अच्छा। उसमें ब्रिटेन और फ्रांस आमने सामने थे, कट्टर दुश्मन। तो वही दुश्मनी यहाँ भारत में उनकी कंपनियों के बीच भी आ गई। और तात्कालिक कारण क्या बना, मतलब झगड़ा शुरू कैसे हुआ यहाँ? हुआ ये कि ब्रिटिश नौसेना ने कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लिया, बस चिंगारी भड़क गई। अच्छा, तो यूरोप की लड़ाई सीधे यहाँ पहुंच गई। फिर भारत में क्या हुआ, किसने क्या किया? देखिए, पौंडीचेरी में फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्लेक्स। बड़ा महत्वाकांक्षी आदमी था। उसने फौरन मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बुर्दो ने उससे नौसेना की मदद मांगी और फिर दोनों ने मिलकर 1746 में मद्रास पर हमला कर दिया। मद्रास उस वक्त अंग्रेजों का सबसे बड़ा गढ़ था दक्षिण में। हाँ। और उन्होंने मद्रास जीत लिया। रॉबर्ट क्लाइव समेत कई अंग्रेजों को बंदी भी बना लिया गया। लेकिन मैंने सुना है कि इन दोनों फ्रांसीसी गवर्नरों में ही कुछ गड़बड़ हो गई थी मद्रास को लेकर। हाँ, बिल्कुल। ये एक अजीब वाकया हुआ। लाबुडोने ने क्या किया, उसने अंग्रेजों से मतलब अच्छी खासी रकम ली, करीब 4 लाख पाउंड, और मद्रास वापस लौटाने का सौदा कर लिया। अरे, डुप्ले को तो गुस्सा आया होगा। बहुत। डुप्ले चाहता था मद्रास पर कब्जा बना रहे, तो जैसे ही लाबुडोने वापस गया, डुप्ले ने फिर हमला करके मद्रास अपने कब्जे में ले लिया। इस सब में जो वहां के नवाब थे, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन, उनका क्या रोल था? देखिए, नवाब ने तो शुरू में दोनों को मना किया था कि भाई मेरी जमीन पर मत लड़ो। हाँ। पर जब डुप्ले ने मद्रास जीत लिया तो अंग्रेजों ने नवाब से मदद मांगी। डुप्ले ने नवाब को बहला दिया, कहा कि मैं तो मद्रास आपके लिए ही जीत रहा हूं, बाद में आपको दे दूंगा। लेकिन दिया नहीं। बिल्कुल नहीं, वादे से मुकर गया। अब नवाब अनवरुद्दीन को गुस्सा आ गया, उन्होंने अपनी सेना भेज दी फ्रांसीसियों के खिलाफ। और यहीं हुई वो मशहूर लड़ाई, सेंट टॉमी का युद्ध, बैटल ऑफ सेंट थॉम। हाँ जी, अड्यार नदी के किनारे। इसमें एक तरफ फ्रांसीसी कैप्टन पैराडाइज था, उसकी छोटी सी टुकड़ी, मुश्किल से 230 फ्रेंच और 700 भारतीय सैनिक। और दूसरी तरफ नवाब की हजारों की फौज। लेकिन नतीजा चौंकाने वाला, फ्रांसीसी जीत गए। कुछ 100 सैनिकों ने हजारों को हरा दिया। इसका क्या मतलब निकाला गया, क्या महत्व था इसका? ये बहुत बड़ा मोड़ था। मतलब पहली बार ये बिल्कुल साफ हो गया कि मुट्ठी भर लेकिन वेल ट्रेन्ड और डिसिप्लिन्ड यूरोपियन सैनिक वो भारतीय शासकों की बड़ी बड़ी सेनाओं को हरा सकते हैं। क्योंकि उनकी ट्रेनिंग और हथियार बेहतर थे। हाँ, रणनीति, अनुशासन, हथियार, सब। इसने भारतीय शासकों की जो सैन्य कमजोरी थी, मिलिट्री इंपोर्टेंस, उसे एकदम उजागर कर दिया। और यूरोपीय कंपनियों के तो हौसले बढ़ गए होंगे। जाहिर है, उनके मन से भारतीय राजाओं का जो एक डर था वो काफी कम हो गया। उन्हें लगा कि अरे, हम तो अब यहाँ की राजनीति में सीधे दखल दे सकते हैं। शक्तियां, वो मतलब अधीनस्थ की स्थिति से
स्वामी की स्थिति में आ गईं, प्रैक्टिकली जम्प्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द सबमिसिव टू द वन ऑफ द लॉर्ड। अच्छा, और यही वो बेस बना जिस पर आगे डुप्ले ने अपने खेल खेले और बाद में क्लाइव ने पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो परीक्षा के लिए ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि पहला कर्नाटक युद्ध वो भारत में यूरोपीय हस्तक्षेप की, यूरोपियन इंटरवेंशन की असल शुरुआत थी। बिल्कुल। युद्ध खत्म कैसे हुआ फिर? युद्ध खत्म हुआ यूरोप में हुई एक संधि से, एक्स-ला-शैपेल की संधि, ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-शैपेल 1748 में। यूरोप में लड़ाई बंद तो यहां भी शांति हो गई। इस संधि में क्या तय हुआ? तय ये हुआ कि मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल गया और बदले में उत्तरी अमेरिका में एक जगह थी लुईबर्ग, वो फ्रांसीसियों को मिल गई। लेकिन ये शांति शायद ज्यादा टिकी नहीं। बिल्कुल नहीं टिकी। बस एक साल बाद ही 1749 में दूसरा कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया। 1754 तक चलाए। इस बार क्या वजह थी? फिर से यूरोप? नहीं, इस बार वजह पूरी तरह से भारतीय थी, पर फायदा उठाया विदेशियों ने। हुआ ये कि 1748 में दो बड़ी बातें हुई। क्या? एक तो हैदराबाद के जो निजाम थे, जिन्होंने हैदराबाद राज्य बनाया था, निजाम उल मुल्क आसफ जाह प्रथम, उनकी मौत हो गई। अच्छा। अब उनकी मौत के बाद गद्दी के लिए उनके बेटे नासिर जंग और पोते मुजफ्फर जंग में झगड़ा शुरू हो गया, सक्सेशन डिस्प्यूट। और दूसरी बात? दूसरी बात कर्नाटक से जुड़ी थी। कर्नाटक के एक पुराने नवाब थे दोस्त अली, उनके दामाद थे चंदा साहिब। उन्हें मराठों ने कई साल से कैद कर रखा था। 1748 में वो रिहा हो गए। रिहा होते ही उन्होंने कर्नाटक की गद्दी पर दावा कर दिया, जबकि वहां पहले से नवाब अनवरुद्दीन बैठे थे, जिन्हें निजाम नहीं बनाया था। तो मतलब हैदराबाद में भी गद्दी की लड़ाई और कर्नाटक में भी में ही बैठे थे। खासकर डुप्ले। पहले युद्ध के बाद उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, पॉलिटिकल एम्बिशंस और बढ़ गई थीं। उसने इसे एक सुनहरा मौका देखा। तो किसने किसका साथ दिया? फ्रांसीसियों ने, यानी डुप्ले ने, हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का और कर्नाटक में चंदा साहिब का साथ दिया। और अंग्रेजों ने? अंग्रेजों ने इनके विरोधियों का, हैदराबाद में नासिर जंग का और कर्नाटक में अनवरुद्दीन का, और बाद में जब अनवरुद्दीन मारे गए तो उनके बेटे मोहम्मद अली का। तो अब ये कंपनियां सिर्फ व्यापारी नहीं रही, ये तो किंग मेकर बनने लगी। बिल्कुल। भारतीय शासकों को अपनी कठपुतली बनाने की कोशिश। इस दूसरे युद्ध में कोई खास घटना हुई? हाँ, कई उतार चढ़ाव आए। शुरू में फ्रांसीसियों का पलड़ा भारी रहा, उन्होंने अपने कैंडिडेट गद्दी पर बिठाए भी, लेकिन फिर पासा पलटा। कैसे? इसमें एक बड़ा मोड़ आया। 1751 में रॉबर्ट क्लाइव ने आरकॉट को घेर लिया। सीज ऑफ आरकॉट। आरकॉट कर्नाटक की राजधानी थी। अच्छा। क्लाइव का ये बहुत दिलेर कदम था। इसने फ्रांसीसियों और चंदा साहिब पर जबरदस्त दबाव बनाया और अंग्रेजों की स्थिति को काफी मजबूत कर दिया। तो इस दूसरे युद्ध का नतीजा क्या निकला और इसका महत्व क्या था? देखिए, ये युद्ध किसी खास संधि से खत्म नहीं हुआ। धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ा जब फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया 1754 में। उसकी नीतियां बहुत खर्चीली साबित हो रही थी। जैसा कि इतिहासकार सुंदर लाल ने कहा है, ये युद्ध डुप्ले और फ्रांसीसियों के भारत में साम्राज्य बनाने के सपने को तोड़ने वाली चट्टान जैसा था। रॉक दैट डिस्ट्रॉयड डुप्लेक्स एंड द फ्रेंचेस ड्रीम्स। मतलब फ्रांसीसी कमजोर हुए? हाँ, पूरी तरह खत्म तो नहीं हुए, पर उनकी ताकत कम हुई और अंग्रेजों का असर पहले से ज्यादा बढ़ गया। और भारतीय शासकों पर क्या असर हुआ? उनके लिए तो ये और भी बुरा था। इस युद्ध ने एक बार फिर दिखा दिया कि भारतीय शासकों में कितनी आपसी फूट है, कितना राजनीतिक खोखलापन है, पॉलिटिकल हॉलोनेस। सही बात है। वो अपनी गद्दी के लिए विदेशी ताकतों का सहारा लेने को तैयार थे। ये बात दुनिया के सामने आ गई और ये हमारे लिए भी एक सबक है कि घर की लड़ाई का फायदा हमेशा बाहर वाला उठाता है। परीक्षा के लिहाज से ये समझना जरूरी है कि कैसे हमारे आंतरिक झगड़ों ने बाहरी ताकतों को यहाँ पैर जमाने का मौका दिया। बिल्कुल। तो दो युद्ध हो गए, फ्रांसीसी थोड़े पीछे हटे, अंग्रेज आगे बढ़े, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। हाँ बिल्कुल। इसके बाद आया तीसरा और आखिरी निर्णायक युद्ध, थर्ड कर्नाटिक वॉर, 1758 से 1763। इसकी वजह क्या थी? फिर से यूरोप? हाँ जी, फिर से यूरोप। 1756 में यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक और बड़ा युद्ध शुरू हो गया, सप्तवर्षीय युद्ध। 7 years वॉर। ये तो एक तरह का वर्ल्ड वॉर ही था उस समय का। और इसका असर भारत पर भी पड़ना ही था। लेकिन इस बार जब तीसरा युद्ध शुरू हुआ, भारत में हालात कुछ बदल चुके थे, खासकर अंग्रेजों के लिए। बहुत बदल चुके थे। सबसे बड़ी बात, 1757 में अंग्रेज बंगाल में प्लासी की लड़ाई जीत चुके थे, बैटल ऑफ प्लासी। हाँ, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसने अंग्रेजों को सिर्फ राजनीतिक ताकत नहीं दी, बल्कि बंगाल का जो अपार धन था, जो संसाधन थे, वो सब उनके हाथ लग गए। अब उनके पास फ्रांसीसियों से लड़ने के लिए पैसा भी था और ताकत भी, पहले से कहीं ज्यादा।
फ्रांसीसी सरकार ने क्या किया इसका मुकाबला करने के लिए? फ्रांसीसी सरकार ने भी कोशिश की। उन्होंने 1758 में काउंट डे लाली कमांडर बनाकर भेजा, पूरी ताकतों के साथ। लाली कैसा था? लाली बहादुर था, अनुभवी भी था, लेकिन थोड़ा गर्म मिजाज का था। गुस्सैल, जिद्दी, धैर्य की कमी थी। और उसने आते ही कुछ जल्दबाजी में फैसले लिए। जैसे क्या किया उसने? आते ही उसने अंग्रेजों से फोर्ट सेंट डेविड छीन लिया। ये तो ठीक था, लेकिन फिर उसने तंजावुर पर हमला किया, वो फेल हो गया। पर उसकी सबसे बड़ी गलती, जिसे स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कहते हैं, वो थी बुस्सी को हैदराबाद से वापस बुला लेना। बुस्सी वो क्यों अहम था? बुस्सी कई सालों से हैदराबाद में फ्रांसीसी दबदबा बनाए हुए था। जैसे ही लाली ने उसे वापस बुलाया, हैदराबाद में फ्रांसीसी असर खत्म। और अंग्रेजों ने फायदा उठा लिया। फौरन अंग्रेजों ने निजाम से दोस्ती कर ली। कर्नल फोर्ड ने उत्तरी सरकार का इलाका और मछलीपट्टनम सब कब्जा लिया। तो लाली की एक गलती भारी पड़ी। बहुत भारी। इसके बाद लाली ने मद्रास को घेरने की कोशिश की, सीज ऑफ मद्रास 1758 में। लेकिन अंग्रेजी नौसेना आ गई मदद के लिए, तो घेरा उठाना पड़ा। और फिर आई वो लड़ाई जिसने सब तय कर दिया। हाँ, वॉन्डी वॉश का युद्ध, बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश, जनवरी 1760। इसमें क्या हुआ? इसमें ब्रिटिश जनरल थे आयरकूट और सामने फ्रांसीसी सेनापति लाली। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। निर्णायक हार थी ये। अच्छा। खुद बुस्सी को बंदी बना लिया गया। मैलिसन ने फिर लिखा कि इस एक हार ने लाली के सारे सपने तोड़ दिए। शैटर्ड ऑल ऑफ लालीज ड्रीम्स। ये भारत में फ्रांसीसी ताकत के ताबूत में आखिरी कील थी। क्या लाली ने फिर भी लड़ाई जारी रखी? कोशिश तो की। वो पौंडीचेरी भाग गया, मैसूर के हैदर अली से मदद भी मांगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को घेर लिया। और फिर? करीब 8 महीने की घेराबंदी के बाद जनवरी 1761 में लाली को सरेंडर करना पड़ा, आत्मसमर्पण। फिर अंग्रेजों ने माहे, जिंजी, जो भी बचे खुचे फ्रांसीसी ठिकाने थे, सब पर कब्जा कर लिया। युद्ध खत्म कैसे हुआ औपचारिक रूप से? 1763 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध खत्म हुआ, पेरिस की संधि से, ट्रीटी ऑफ पेरिस। उसी संधि के तहत भारत में भी लड़ाई खत्म हुई। इस संधि में फ्रांसीसियों के लिए क्या था? उन्हें पौंडीचेरी, चंदन नगर जैसे उनके कुछ पुराने ठिकाने वापस तो मिल गए, लेकिन शर्त यह थी कि अब वो इन जगहों की किलेबंदी नहीं कर सकते। फोर्टिफिकेशन अलाउड नहीं थी। इनका इस्तेमाल सिर्फ व्यापार के लिए, कॉमर्स पर्पसेस के लिए कर सकते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? पेरिस की संधि का भारत के लिए क्या नतीजा निकला? सीधा मतलब भारत में फ्रांसीसी राजनीतिक शक्ति का अंत, द एंड ऑफ फ्रेंच पॉलिटिकल एम्बिशंस इन इंडिया। उनका जो सपना था भारत में एक एम्पायर बनाने का, वो हमेशा के लिए टूट गया। वो बस व्यापारी बनकर रह गए। हाँ, जैसे पुर्तगाली और डच रह गए थे, वैसे ही, बस कुछ छोटे मोटे इलाकों तक सीमित। और अंग्रेजों के लिए? अंग्रेजों के लिए, उनके लिए तो रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। अब भारत में उन्हें चुनौती देने वाली कोई दूसरी यूरोपीय ताकत नहीं बची थी। डोमिनेंट यूरोपियन पावर बन गए वो। और यहीं से ब्रिटिश राज की नींव और पक्की हो गई। बिल्कुल। इसीलिए तीसरा कर्नाटक युद्ध और खासतौर पर वांडी वॉश की लड़ाई 1760, ये परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसने भारत में ब्रिटिश वर्चस्व, ब्रिटिश सुप्रीमेसी को स्थापित कर दिया। चलिए तो एक बार फटाफट तीनों युद्धों का सार समझ लेते हैं। रिकैप कर लेते हैं। हाँ जरूर। पहला कर्नाटक युद्ध 1746-48, ये यूरोप की लड़ाई का असर था। इसने सेंट टोमी की लड़ाई में दिखाया कि भारतीय सेनाएं कमजोर हैं और यूरोपीय सेनाएं ज्यादा डिसिप्लिन्ड हैं। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749-54, ये भारतीय रियासतों हैदराबाद और कर्नाटक के अंदरूनी झगड़ों का नतीजा था। इसमें फ्रांसीसी डुप्ले की महत्वाकांक्षा दिखी, पर अंग्रेज और मजबूत हुए। इसने हमारी आपसी फूट भी दिखाई। सही। और तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758-63, ये यूरोप के 7 इयर्स वॉर का हिस्सा था। ये निर्णायक था। वांडी वॉश की लड़ाई 1760 ने फ्रांसीसी ताकत खत्म कर दी। पेरिस की संधि 1763 ने इस पर मुहर लगा दी। और अंग्रेज भारत में सबसे बड़ी यूरोपीय ताकत बन गए। बिल्कुल। तो कुल मिला के नतीजा ये निकला कि जो कंपनी व्यापार करने आई थी, वो धीरे धीरे यहाँ की मालिक बनने की राह पर बढ़ गई। हाँ, और ये सोचना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ। हमारी अपनी कमजोरियां, केंद्रीय सत्ता कमजोर थी, स्थानीय शासक आपस में लड़ रहे थे, उनमें दूरदृष्टि नहीं थी। हाँ, वो अपनी छोटी सी गद्दी के लिए विदेशियों से मदद ले रहे थे। बिल्कुल। और इसी फूट का, इसी कमजोरी का फायदा यूरोपीय कंपनियों ने उठाया। ये इतिहास का सबक है जो हमें, मतलब भारतवासियों को, हमेशा याद रखना चाहिए। तो ये कर्नाटक युद्ध सिर्फ इतिहास की घटनाएं नहीं है, ये वो सीढ़ियां थीं जिन पर चढ़कर ब्रिटिश कंपनी ने भारत पर कब्जा किया। इन्हें समझना आधुनिक भारतीय इतिहास को समझने के लिए बहुत जरूरी है, खासकर आप सबके लिए जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, इन युद्धों ने दिखाया कि कैसे व्यापार की लड़ाई
वो राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में बदल गई और कैसे भारत की अंदरूनी कमजोरियों ने बाहरी ताकतों को मौका दिया। हमें उम्मीद है कि कर्नाटक युद्धों पर हमारी ये बातचीत आपको अच्छी लगी होगी और टॉपिक समझने में मदद मिली होगी। क्या आप किसी चीज पर और जानकारी चाहते हैं या आपको लगता है हम कुछ और बेहतर कर सकते थे? अपनी राय, अपने सुझाव नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। जी हाँ, आपके सुझाव हमें बेहतर बनने में मदद करते हैं। हमारी आधुनिक भारतीय इतिहास की ये श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना की, 1757 का प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, जिसने बंगाल में अंग्रेजी राज की नींव डाली और भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। उस चर्चा में भी जरूर जुड़िएगा। श्रुतिपीडिया देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।